आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि वे कोविड-19 की महामारी में गल्प का संसार कहानी और उपन्यास में लेखन की चुनौतियों के संदर्भ में अपने अनुभव, अपने पूरे ज्ञान से थोड़ा बहुत हमें भी प्रदान करें। डॉक्टर अहिल्या मिश्र मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उषा रानी राव और उनके कॉलेज के हिंदी विभाग को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आयोजनकर्ता के साथ डॉक्टर उषा रानी राव को बहुत बहुत धन्यवाद कि यह अवसर मुझे उपलब्ध करवाया। बहुत सारी बातें चंदन जी ने अपने अंदर जो ऑन करो जी जी। हेलो, अब ठीक हुआ? जी हाँ जी 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 मैम। तो मैं अपनी बात आपको ले चलूं लेखन या साहित्य मानव के विकास या उससे पूर्व से भी हमेशा जुड़ा रहा है। चिंतन, मनन और लेखन तीनों विधाएं ऐसी हैं जिसके माध्यम से ही हम आज तक की यात्रा की कहानी जानते हैं। हर लेखन समसामयिक विषयों से ओतप्रोत होता है। आप देखिए, अगर नहीं होता तो हम मनु की कहानी कहां से ले आते? हम इससे पहले फैली हुई महामारी की कहानी कहां से लाते, जिसमें एक मिथक है कि दुर्गा ने कालिका का स्वरूप अपनाया और रक्त बीज के रक्त का पान किया। यानी एक महामारी का सबसे प्रारंभिक महामारी या उसको किसी भी मिथक में आप लीजिए को किस तरह निपटा गया था, इसका प्रमाण हमें वहां मिलता है। यह यात्रा चरवैती मानव विकास के साथ आगे बढ़ी है और कई बार अभी 1850 से लेकर सन 1920 तक की बात चंदन जी ने की। उस समय 15 महामारियों का जिक्र भी उन्होंने किया। इनमें स्पेनिश फ्लू जो हिंदुस्तान पर कहर ढाया, उसका भी जिक्र आया है। और सबसे बड़ी बात, उतनी कम आबादी, उन्होंने आंकड़े भी हमारे सामने रखे। स्पेनिश फ्लू एक ऐसी बीमारी थी जिसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। क्योंकि स्पेन में मालूम है, इसलिए उसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। इस संदर्भ में और भी कहीं कहीं मैंने जिक्र पढ़े हैं और मैं उतनी दूरी तक नहीं जाऊंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि हर समय अपनी चुनौती के साथ लेखन या लेखक के चिंतन मनन के विषय को आधार बनाता है। अभी भी आज का समय जो हमारे सामने है, यह लेखन के लिए एक बड़ी सारी चुनौतियां अपने साथ समेटे हुए हैं। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि उपन्यास सड़क पर रखा हुआ वो आईना है जिसमें हर आदमी अपना चेहरा देखता है। यानी उपन्यास हो, कहानी हो या गल्प संसार हो, इसके सामने ढेरों चुनौतियां हैं। मैं मानती हूं कि हमारा लेखन पद्य से शुरू हुआ और गद्य का विकास आप सब जानते हैं बहुत देर से हुई। और आज भी, इस समय भी हजारों हजार रचनाएं लिखी जा चुकी हैं पद्य के रूप में। निबंध के रूप में भी बहुत सारी रचनाएं आई हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके मानदंड क्या होंगे, उनका मूल्यांकन कैसे करें। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, सोच उस पर किस तरह हावी रही है, कैसे फैला है, किस किस कोणों से लोगों ने उस पर सोचा है, किस किस तरह से उसे देखा है। कल इस सोच को कम विकास मिला होगा या कम चर्चा की गई होगी,
लेकिन आज यह सोच बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ है। काला ज्वर पर जहां फणीश्वरनाथ रेणु ने जिक्र किया, वहीं एक साधारण सा बिहारी राइटर अपने उपन्यास में काला ज्वर को आधार बनाकर बहुत सुंदर उपन्यास लिखे हुए हैं। ये और बात है कि उस उपन्यास को उस स्तर तक पहचान नहीं मिली। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि इस आदमी ने सिर्फ काला ज्वर को ही क्यों आधार बना, क्योंकि काला ज्वर आज भी बिहार में पांव फैलाए हुए रहता है। जब भी बरसात का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है, तो खास तबके में यह बीमारी अपना स्वरूप दिखाने लगती है। ऐसे ही एक न समझ आने वाली बीमारी कोविड-19 कहिए या कोरोना कहिए, संपूर्ण विश्व को हैरत में डाले हुए। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किस तरह इससे छुटकारा पाया जाए। ऐसे में उपन्यासकार हो, कहानीकार हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये किस तरह लें। उनके चिंतन, ढेरों समस्याएं, इस एक कोविड-19 से ढेरों समस्याएं पैदा हो गई हैं। एक तो नहीं, मजदूर की समस्या है, घर में रहने की समस्या। आज के आधुनिक युग में घर में बंद होकर रहने की समस्या से कई लोग परेशान हैं। तीसरी चौथी अर्थ की ओर मैं नहीं जाऊंगी, राजनीति की ओर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जन साधारण की समस्या की ओर मैं जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि अर्थ कहीं ना कहीं जन साधारण के जीवन से जुड़ता है। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे भविष्य में मुंह बाए खड़ी होगी। उस बेरोजगारी के संबंध में चिंतन, मनन और लेखन विस्तारित हो, लेकिन कैसे हो, किन आधारों पर हो, किन बिंदुओं पर हो, यह जरूरी है कि इनके लिए क्या क्या चुनौतियां, समाज में ये जो नया परिवर्तन है, ये जो हमें पुनर्मूषिको भव की स्थितियां हम आज सामना कर रहे हैं, जिसका, उन स्थितियों से हम कितने अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, हम कितने इसके विरोध में हैं, हम कितना इस बीमारी को नहीं समझ के उल्लंघन कर रहे हैं, और जिसका ये विस्तारित रूप है। आज फिर से ये समस्या हमारे आपके बीच आ गई है। शमशान घाट में लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। लाश जलाने के लिए शमशान घाट 2 शिफ्टों में काम कर रहा है। कब्र खोदने वालों की भी अब थोड़ी मशक्कत बढ़ रही है। इसी तरह अन्य सारी चीजें भी हमारे सामने आ रही हैं, और विकरालता हमने देखी टीवी न्यूज में ही, जो थर्ड चिंतन का स्रोत हम जिसको मानते हैं, लॉरी में भरकर डेड बॉडीज लिए जा रहे थे। क्या ये किस तरह का हमें संकेत देता है? एक प्रश्न और है जो चुनौतियां बनेंगी आज नहीं तो कल। क्या मनुष्य जीते जी जो इतना प्रिय होता है, इतनी सारी संवेदना जिसके लिए हम रखते हैं, इतनी सारी सोच जिसके लिए हम रखते हैं, इस शरीर के लिए 100 तरह का जो हम इंतजाम करते हैं, मरने के बाद उसे घसीट कर कहीं भी डाल दिया जाए, जमा कर दिया जाए, वहां हमारी संवेदनाएं कहां जा रही हैं? ये सारी चुनौतियां, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें। आज ज्योति पासवान नाम की वो लड़की, जिसने विश्व में अपना नाम कमा लिया है, क्या इस तरह की जो बहुत बड़ी साहस, हिम्मत और कार्य कर गुजरने की एक जिजीविषा, क्या इसे साहित्य में स्थान नहीं मिलेगा? क्या इस पर नहीं लिखे जाएंगे? ये सारी बातें, इस तरह की बहुत सारी बातें
बच्चा जो आजाद था, घूमता फिरता था, खेलता धूपता था, उसे घर में आपने बंद कर दिया है। वो बच्चा पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं इस तरह कब तक बैठा रहूं? क्या ये आपकी संवेदनाओं को नहीं झकझोरेगा? क्या ये एक लेखक के लिए चिंतन की बात नहीं है? इससे आगे बढ़ूं तो जो हजारों चीजें हमने अपने जीने के लिए रख लिया है, संभाल लिया है, एकत्रित कर लिया है, क्या वे सब आज निरर्थक नहीं हो रहे हैं, बेकार नहीं दिख रहे हैं? क्या अगर यह कोरोना इसी तरह विस्तारित हो रहा है और इसी तरह विस्तार पाता रहेगा तो मनुष्य में जीने की जिजीविषा या इसका अर्थ हानित नहीं होगा? कई सारे प्रश्न, कई सारी चुनौतियां और उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूप हमारे सामने हैं और ये रचनात्मक समस्याएं उत्पन्न करेंगी। क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए? और बहुत सारे लेखक सिर्फ ऊपरी तौर से छूते हुए भागना पसंद करेंगे। अभी चंदन जी ने इसका जिक्र भी किया कि साहित्य में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। 1918 की बात को साबित करने के लिए 2016 में कोई रचनाकार इस पर चिंतन करता है, इसके आंकड़ों को देखता है। आज जो कोरोना का के लिए खास तौर से टीका नहीं मिल पा रहा है, इसके खोज पर, इसके वैज्ञानिक तत्व पर प्रकाश डालना आवश्यक नहीं होगा। निबंधात्मक नहीं, कहानी के रूप में भी एक राइटर को इस सब तरह की चिंतन, इस सब विभिन्न विषयों, इतने सारे विषय आज हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं में, इस पर चिंतन मनन और इन चुनौतियों को स्वीकारते हुए क्या दूरदृष्टि से इसके निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी? मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जो चंदन जी ने कह दिया है मैं उधर नहीं जाऊंगी। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध की एक बात जो भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, और जो हमारे रसद की बात उन्होंने की, मैं वहां द्वितीय विश्व युद्ध से लौटने वाले 2 सिपाहियों पर पढ़ी हुई अपनी कहानी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने वो कहानी पढ़ी और बहुत द्रवित हुई थी। तो ऐसी गहन संवेदनाएं क्या इक्के दुक्के भी नहीं आएंगी? आएंगी तो वो मानव जाति पर, विशेष तौर से भारतीय संस्कारों पर, भारतीय वातावरण पर किस तरह का असर डालेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न निरंतर मैं इनसे उलझ रही हूँ, एक रचनाकार के तौर पर भी और एक सामाजिक प्रश्न। आज एक अंग अगर छोड़ दूं तो बात शायद नहीं कर पाऊं। स्त्रियां घर में बंद हैं, वे अपने घर की सारी जिम्मेदारियां ढो रही हैं और घरेलू हिंसा बढ़ गई। कोरोना की एक दिन हमेशा से स्त्री प्रायः हिंसा का शिकार, त्रासद का शिकार होती रही है। ऐसी स्थिति में जब सबके सब घर में हैं तो अपने विभिन्न आदतों के शिकार लोग, जो अपनी आदतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कई अभावों से गुजरना पड़ रहा है, वे घरेलू हिंसा पर उतर आए हैं और बहुत सारी स्त्रियां, बहुतायत संख्या में अगर मैं कहूं तो घरेलू हिंसा की भी शिकार हो रही हैं। क्या यह लेखन का विषय नहीं होगा? क्या इस पर विचार करना जरूरी नहीं होगा? क्या ये लेखन के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? मैंने बच्चों की भी बात की, घरेलू स्त्रियों की बात इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि मैंने देखा है घरों में दिन भर रहने वाला आदमी जो बेचैन होकर, फ्रस्ट्रेट होकर अपना सारा क्रोध, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, तो स्त्रियों का क्या हाल होता है? न तो वह प्रतिवाद कर सकती है, न वह कुछ इसके विरोध में बोल सकती है।
क्योंकि उसका जो स्वरूप है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और सहने की शक्ति आज हर जगह कम हो रही है। ये सारी चुनौतियां विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र तो बहुत बड़ा प्रश्न बना ही हुआ है। आर्थिक क्षेत्र को आप सोचिए, देखिए, हजारों लोग जो बेरोजगारी के शिकार होंगे, तो भूखमरी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर उभरने वाली है। कब तक आप 10 किलो चावल या 15 किलो अनाज देकर उन क्षुधा आतुर लोगों को की क्षुधा शांत करेंगे? निश्चित ही यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। मैंने माँ को कई बार पढ़ा, मैक्सिमम गोर्गी की मदर, और हर बार मैं एक जगह अटक जाती थी। अकाल पीड़ितों पर इतना विस्तारित स्वरूप, बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन और भी उपन्यास मैंने पढ़े हैं, लेकिन वो उपन्यास मुझे वहां विवश करता था कि मनुष्य भूख के कारण क्या नहीं कर सकता है। हर वो काम जो गलत है वो उसके भूख के कारण सही दिखने लगता है, और अंत में मनुष्य को भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यह स्थिति अगर इसी तरह चलता रहा और 2-4-6 महीने, हालांकि कहने को लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन जो महामारी का बड़ा स्वरूप हो रहा है, इससे क्या यह समस्या नहीं उठेगी? लोग, सब कुछ बंद है, बंद मतलब बंद है। इस बंद का जो फलाफल आज है और आने वाले दिनों में होगा, यह कहानी और उपन्यास के लिए बहुत विस्तार से एक स्वरूप देगा, एक चित्र देगा। चिंतन के बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि सकारात्मकता कम आएगी, नकारात्मकता ज्यादा आएगी, लेकिन जो भी हो वह आएगी, और उन चुनौतियों को सही ढंग से लिया जाए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे नाश और निर्माण दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। सारी इतिहास, मानव इतिहास को पलटकर हम देखें तो नाश की प्रक्रिया भी निर्माण के साथ निरंतर चली है। हमने एक चीज और भी देखा, पर्यावरण प्रदूषण पर इतनी सारी बात हुई, करोड़ों रुपए उड़ाए गए, लेकिन गंगा अपने आप साफ हो गई। लेकिन अब फिर से ये एक बात होगी कि अगर लाशों का ढेर बढ़ता गया तो शायद फिर हम गंगा का यह स्वच्छ रूप देखने को तरसें, क्योंकि फिर से दृश्य कुछ अलग ही कह रहे हैं। ये सब सारी सोच आपके अंदर एक तरह की बेचैनी, एक तरह की अजीब सी मन स्थितियों का निर्माण करने में हमेशा सक्षम होती हैं, और यही चुनौतियां आपके चिंतन को जब झकझोरती हैं, हिलाती हैं, तो उसके अंदर से कुछ अलग निकलता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस कारणों से क्या लिखा जाएगा और किस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि हर आदमी, हर लेखक का सोच अपना है। हर लेखक, किसी का कोई आदर्श होता है, कोई कुछ अपने निर्धारित लक्ष्यों से चलता है, लेकिन सोच तो जगेगी। कोविड-19 और जो दे जाए, लेकिन हमारे गल्फ संसार को बहुत सारी चुनौतियों से घिरा जाएगा, बहुत सारी स्थितियों से। अरे जहां रेल तक बंद हो गई, सारे आधुनिक विकास के साधन रोक दिए गए, मनुष्य को विवश कर दिया गया है, मनुष्य को हिलाकर छोड़ दिया कि तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हो, लेकिन हो नहीं, तुमसे भी बड़ा कोई शक्तिमान है। इस बात का एहसास जो दिलाया गया है, क्या यह हमारे चिंतन के लिए एक बहुत बड़ी
चुनौती नहीं है कि हम अपने सर्वशक्तिमान होने के उस गलत मिथ्या अभिमान से बच सकें, जान सकें कि एक और सर्वशक्तिमान है जो हमारे इस दुनिया के रंगमंच को जब चाहता है, जैसा चाहता है, वैसे चित्रित कर लेता है और उसकी शक्ति से हम प्रभावित हों, उस पर हम चिंतन करें, हम अपने अंदर आई हुई बहुत सारी भिन्नताओं को समझें, जानें, परखें और इससे निकालकर एक नई दिशा निर्धारित करें, जहां मानवता हो, संवेदना हो, जहां लेखन के अंदर सिर्फ लिखने के लिए हम ना लिखें, जहां सच में हमारे अंदर खदबदाता हुआ, बलबलाता हुआ और पकता हुआ वो सच आए, जो सच दुनिया को दिखे। उन चुनौतियों में यह जरूर ध्यान रखें कि हम सकारात्मक हों। क्या उषा जी खत्म हो गई बात या और? जी मैम, आप अगर और कुछ कहना चाहें तो जरूर, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं वही चाही कि मैं समय नहीं देख पाई, जी जी। इसलिए हाँ, जी मैम। मैं हाँ, इसके आगे मैं एक चीज और भी कहना चाह रही हूँ जी कि अर्थव्यवस्था के संबंध में मैं कुछ बातें अलग से रखना चाह रही हूँ। गांधी जी का दिया हुआ सपना ग्राम स्वराज्य की ओर अगर हम लौटें तो शायद उस चिंतन को भी विकास मिलेगा और उस चुनौती जो हमारे सामने मुबायक खड़ी हुई है, उस चुनौती को हम सहयोग करें। ग्राम स्वराज्य या आत्मनिर्भरता जो नया नारा है हमारे लिए, इस विषय को समझ पाए। मशीन का हम अवहेलना तो नहीं कर सकते, मशीनी जिंदगी हमारी अपनी है, लेकिन उसके साथ ही मशीन और आदमी के बीच जो एक खाई बढ़ गई है, मनुष्य केवल मशीन का जो उपयोग करने लग गया है, उस पर भी थोड़ी चिंतन और उस पर भी चुनौतियां जो आ रही हैं, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं अपने विषय को सिर्फ यहीं तक स्थगित करना चाह रही हूँ कि जी। जो चिंतन या चुनौतियों में आएंगी, कौन कौन सी विषय आएंगी, तो हमारा समय, हमारे आज का कोविड का समय वहां कहाँ खड़ा होगा, साहित्य में किस तरह दिखेगा और कैसे विचारधारा को प्रभावित करेगा, मैं अधिकतर अपने आप को वहीं ले चलना चाह रही हूँ। नहीं जानती हूँ मैं विषय के साथ कितना न्याय कर पाऊंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो हमारा जी जीडीपी पर, हमारे जीडीपी पर बहुत सारी बहस हो रही है, क्योंकि आज जीडीपी प्राण तत्व हो गए हैं अर्थशास्त्र के, और विश्व भर में इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो जीडीपी की बात हम जानते हैं कि 3 महीने सब कुछ रुक जाने का अर्थ कुछ और होता है, और देश भी रुक गया। तो देश रुकने के बाद विकास की बात सोचना या इस तरह की चुनौती को समझना, यह जरूरी होगा, और इसको सोचकर हमें कैसे और क्या करना है, इस पर भी बहुत चिंतन की जरूरत है। एक बात जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो वास्तव में हमारे देश से अलग प्रवासी लोग हैं, उन पर भी वहां क्या हो रहा है, वहां उनके साथ क्या घट रहा है, उन्हें हम वापस लाने और उन्हें हम अपने साथ ले चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं जरूर, लेकिन उसके साथ भी जो जुड़ी हुई बहुत सारे पर्दे के पीछे की चीजें हैं, उस पर भी चिंतन होना। और इस बीच एक और बड़ी नई चीज आ गई, बहुत पहले से चल रही है, रंग भेद। ऐसे कोविड के समय में रंग भेद की नीति भी उभर कर सामने आई है, और रंग भेद की नीति जो है तो पुरानी समस्या,
लेकिन एक नए स्वरूप में जो सामने आई है, तो रंग भेद की नीति से तो हम भी प्रभावित रहे हैं, पूरा विश्व प्रभावित रहा है। रंग भेद और कोविड दूसरी चुनौती के रूप में विश्व के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी है। राजनीतिक स्वरूप मैं नहीं छेड़ूंगी और न मैं उधर जाऊंगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक कोणों से सोचें तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चिंतन के आयाम हैं, बहुत सारे विषय हैं जो कोविड के बाद लेखकों की जिम्मेदारी बन जाएगी कि इस पर लिखा जाए, इस पर कहा जाए, इस पर सोचा जाए और इसको सार्थक रूप से सक्रियता दी जाए। मैं किसी बात या किसी परिवार में पढ़ना नहीं चाहती, ये मेरा एक आम मनुष्य का से जुड़ा हुआ चिंतन है जो इस बीच मैंने अनुभव किया, मैंने आपसे बांटा है। आपका विषय मुझे ऐसा लगा कि पद्य तो ढेरों लिखे गए, इन्होंने गद्य को लेकर इस चिंतन को उकेरने का, इस चिंतन को हमारे पास बोलते हैं खोदने की कोशिश जो आपने की है उषा जी, वास्तव में आप धन्यवाद की पात्रा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैम, आपके प्रति अनुग्रहित हूँ कि आपने सामूहिक घटनाओं, चलन, व्यवहारों और कहन के तौर तरीकों पर बहुत ही सूक्ष्मता से उस पर दृष्टि डाला है। रेणु की अभिव्यक्ति हो या इसके अलावा आपने मैक्सिमम गोरकी की भी चर्चा की, ज्योति पासवान की चर्चा की आपने, और साथ ही साथ एक प्रश्न हम सबके बीच छोड़ा कि जो कोविड-19 की इस महामारी के इस भीषण काल में जो हिंसा हो रही है, जो घरेलू हिंसा है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के प्रति व्यक्ति आय से उस देश की समृद्धि गिनी जाती है। आज के आधुनिक समय का यही एक चलन है। और जीडीपी की भी आपने चर्चा की, प्रवासी भारतीयों की और देश के बाहर के भारतीयों की भी आपने चर्चा की। चुनौतियों को और भी बढ़ाते हैं, हमारी समस्याओं को और भी विस्तार देते हैं और हम उनसे लड़ें, हम इनसे लड़ें, ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। दोहरा लड़ाई हमारी हो जाती है, दोहरी लड़ाई हम लड़ते रहते हैं। तो ऐसे में साहित्य और विशेष रूप से गल्प का जो संसार है वह हमारे भीतर एक चेतना को भरने का काम करता है। तो आपके व्याख्यान से हम बहुत समृद्ध हुए हैं मैम। आपने बहुत ही सामयिक रूप से और उसको प्रासंगिकता में सिद्ध करते हुए उदाहरणों के द्वारा हम हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। यहाँ 2 प्रश्न आए हुए थे। चंदन जी